हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? लीजिए, मैं आप सभी के सामने पुनः उपस्थित हूं ज्योग्राफी पाठशाला में और लेकर आया हूं इस पाठ का अंतिम वीडियो, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो हमारी जो अब तक वन शॉट रिवीजन चल रहा है उसका अंतिम पाठ है आपके मानव भूगोल में से। तो लीजिए हम इसको शुरू करते हैं। आप भी कमर कस लीजिए और पढ़ने के लिए शुरू हो जाइए। जी हाँ, देखिए, शुरू करें हम इस पाठ को। तो पहली बात आती, व्यापार क्या होता है। तो व्यापार का मतलब आप समझ चुके हैं। तृतीयक व्यवसाय के अंदर व्यापार का मतलब होता है कि जब दो कोई क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी, जब दो क्षेत्रों के मध्य निश्चित वस्तुओं का निश्चित वस्तुओं का निश्चित वस्तुओं का निश्चित नियमों व करों के साथ आदान प्रदान होता है, तो उसे हम व्यापार कहते हैं। आई रिपीट, जब दो क्षेत्रों के मध्य निश्चित वस्तुओं का निश्चित नियमों व करों के साथ में आदान प्रदान होता है, तो उसे हम व्यापार कहते हैं। एक क्षेत्र क्या होता है, इसमें बेचने वाला हो सकता है और एक क्षेत्र क्या हो सकता है, खरीदने वाला हो सकता है। दो पक्ष हो जाते हैं व्यापार के, बेचने वाला और खरीदने वाला। इसमें वाणिज्य में बताया था मैंने आपको। वाणिज्य क्या था कि जब इस खरीदने और बेचने के अंदर जो हम लेखा जोखा रखते हैं, उसे हम वाणिज्य में शामिल करते हैं। ठीक है, ये तृतीय व्यवसाय की बात थी। लीजिए स्टार्ट है। व्यापार दो प्रकार का होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है कि जब दो देश, अब यहां पर देशों की बात हो गई है कि कोई भी एक देश है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, भारत ले लिया और यहां से चीन ले लिया। जब दो देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के, ये राष्ट्रीय सीमा हो गई भारत की, ये भारत की राष्ट्रीय सीमा हो गई, ये चीन की हो गई। जब दो देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार निश्चित वस्तुओं का, निश्चित नियमों, निश्चित वस्तुओं का, ये शब्द बार बार करना है आपको, निश्चित वस्तुओं का, नियम भी क्या होंगे, निश्चित होंगे, नियम व कर के साथ में वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आई रिपीट, जब कोई देश राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार निश्चित वस्तुओं व निश्चित नियमों के तहत वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है कि जब कोई एक देश अपनी सीमा के अंदर ही, अपने राज्यों के अंदर, अपनी सीमा में, कोई देश अपनी सीमा में राज्यों के भीतर ही वस्तुओं का, राज्यों के भीतर ही वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, उसे राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे भारत कर रहा है, राजस्थान में कर रहा है, राजस्थान वाले यूपी वाले कर रहे हैं, तो उसमें आ जाएगा। व्यापार का स्वरूप क्या रहा है? देखिए, व्यापार का स्वरूप की बात करें कि स्वरूप से मतलब है कि व्यापार किया कैसे जाता था। प्रारंभ की बात करें तो व्यापार का जो स्वरूप था वो वस्तु विनिमय था। कैसा था? वस्तु विनिमय था, और वस्तु विनिमय के अंदर वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। लेकिन जब मुद्रा मतलब जैसे कागज की छपाई होती है या फिर धातु चलती है, उसके बाद में व्यापार का स्वरूप क्या हो गया? मुद्रा विनिमय हो गया। क्या हो गया? मुद्रा विनिमय हो गया है। वस्तु विनिमय से मुद्रा विनिमय हो गया। नेक्स्ट क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। ये काफी इंटरेस्टिंग है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास, और इसको मैं कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। आप थोड़ा समझिएगा, फिर उसके बाद में बात करेंगे। देखिए होता क्या है कि अगर शुरुआत की बात करें तो व्यापार करने के लिए मतलब जोखिम पूरा होने के कारण, जैसे मान लीजिए कोई मूल्यवान वस्तु है, डाकू लूट ले, समुद्री डाकू लूट ले, तो पहले जो व्यापार का स्वरूप था वो केवल स्थानीय बाजारों तक था। कहां तक था? स्थानीय बाजारों तक था। और स्थानीय बाजारों में व्यापार कैसा था? जो कमजोर तबके के लोग थे, गरीब लोग थे, वो केवल मूलभूत आवश्यकताओं का ही व्यापार करते थे, उनको ही खरीदते थे। और जो अमीर लोग थे, धनी लोग थे, वो विलासिता की वस्तुएं होती थी, जैसे मान लीजिए आभूषण हुआ या कुछ भी हुआ, उनको खरीदते थे। एक कहानी के माध्यम से समझिए आप, है ना। यहां से शुरू किया और यहां पर आ गए। अब उसी वक्त में क्या था, तो देखिए कि ये व्यापार का स्वरूप था। फिर व्यापार का एक विशिष्ट स्वरूप था जिसको हम रेशम मार्ग कहते हैं। देखो रेशम मार्ग में क्या है, आप इसको यूं समझिए कि जैसे विश्व का नक्शा है, तो चीन से बात करें, यहां पर हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, चीन से बात करें, चीन से भारत और मध्य एशिया से होता हुआ ये जो व्यापार था वो जाता था आपके इटली, रोम तक जाता था आपका, ये व्यापार था। इसको हम क्या कहते हैं? रेशम मार्ग कहते हैं, रेशम मार्ग कहते हैं। तो चीन से कहां जा रहा था? ये आपके रोम तक जा रहा था, और बीच में आपका भारत, पाकिस्तान तो भारत में ही था, और मध्य एशिया के देश आते थे। ठीक है, और व्यापार किसका होता था? ऊन का और आपके जो रेशम का। लेकिन होता क्या है कि बाद में जब ये जो आपका मध्य एशिया वाला क्षेत्र है, यहां पर रोमन साम्राज्य का विखंडन होता है, रोमन, और यहां पर क्या आते हैं? मुस्लिम साम्राज्य रहता है।
तो मुस्लिम साम्राज्य इस व्यापार को बंद कर देते हैं। आप कहानी के माध्यम से समझना। अब जब मुस्लिम साम्राज्य इस मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं या टैक्स लेते हैं, तो यूरोपियन जो कंट्री थी, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने शुरू कर दिया कि समुद्र मार्ग के द्वारा या किसी दूसरे तरीके से इन रास्ते को ढूंढना। तो उन्होंने समुद्री मार्ग के द्वारा भारत या ये जो देश थे, इनको ढूंढने का शुरू काम कर दिया। ठीक है, तो यहां से खोज हुई समुद्री मार्ग के द्वारा विभिन्न देशों को खोजने की। अब विभिन्न देशों को खोजनी हुई तो यह व्यापार का माध्यम शुरू हुआ। इसी के अंदर ही इन्होंने क्या कर दिया, इन देशों के अंदर उपनिवेश बनाना शुरू किए, और उपनिवेश बनाने के साथ में ही यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, देखिए यहां पर व्यापार हुआ, यूरोप व एशिया के मध्य व्यापार बढ़ा, यूरोप व एशिया के देशों के मध्य व्यापार बढ़ा। लेकिन साथ में ही इन्होंने उपनिवेश के साथ में यहां पर दास व्यापार शुरू कर दिया, यानी पुर्तगाली, डच थे, वो अफ्रीकन देशों से वहां से लोग उठाते थे और उनके साथ व्यापार करते थे। दास व्यापार 1792 में डेनमार्क में, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन में और यूएसए में 1808 में प्रतिबंधित हो गया। औद्योगिक क्रांति के बाद में जब क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति आती है, उनका मशीनरी आती है, तो यूरोपीय देश क्या करते हैं, उपनिवेश से तो लेते हैं कच्चा माल, समझिए इस बात को, और यहां से तैयार माल कहां बेचते हैं, उपनिवेश क्षेत्रों में बेचते हैं। उनको एक बाजार मिल गया था, तो इस तरीके से वो खुद अमीर होते जा रहे थे, उपनिवेश देश गरीब होते थे। ये भी एक व्यापार का स्वरूप था। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंदर व्यापार ने क्या कर दिया, दिशा चेंज करी, और ये व्यापार केवल औद्योगिक देशों के मध्य होने लगा। जो औद्योगिक देश है उनके मध्य होने लगा, उसको बंद कर दिया गया कि वहां से कच्चा माल लेके आ रहे हैं। तो आप समझ गए व्यापार का स्वरूप कहां से शुरू होता है। मैंने बात किया स्थानीय बाजार, स्थानीय बाजार के बाद में आपके समुद्री मार्ग की खोज हुई, फिर उपनिवेश बनाए गए, फिर बाद में दास व्यापार का काम किया गया, फिर व्यापार होने लगा उपनिवेश क्षेत्र और यूरोपीय कंट्रियों के बीच में, फिर बाद में यूरोपीय देशों के बीच में होने लगा। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व क्यों है, तो अस्तित्व कब का है, जब कोई देश क्या करता है, वस्तुओं की उत्पादन और सेवाओं में, जो भी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, उसमें विशिष्टीकरण का गुण पालेगा। विशिष्टीकरण का मतलब बहुत अच्छी गुणवत्ता की वस्तु बनाएगा, तभी तो कोई दूसरा देश खरीदेगा। अगर आपकी वस्तु की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप इसको बाहर कैसे बेच पाएंगे। तो जब कोई देश वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं के विशिष्टीकरण का गुण प्राप्त कर लेता है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जन्म होता है। ये बात ध्यान रखना कि सेवाओं का विशिष्टीकरण होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत क्या है, पहला तुलनात्मक लाभ। तुलनात्मक लाभ मतलब यह है कि व्यापार करने के दोनों पक्षों को लाभ होना चाहिए, दोनों पक्षों को लाभ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पक्ष को लाभ हो, दूसरे पक्ष को लाभ नहीं हो, तो व्यापार लंबे समय तक नहीं टिकेगा, वो खत्म हो जाएगा। पूरकता व स्थानांतरता मतलब जैसे प्रथम पक्ष ये रहा, द्वितीय पक्ष ये रहा, तो ये अगर वस्तुएं, इनमें वस्तु और मुद्रा का विनिमय हो रहा है, वस्तु और मुद्रा का विनिमय हो रहा है। थोड़ा जल्दी कर रहा हूं लेकिन बेटा पूरी टॉपिक क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिएगा, जब कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष, इसमें वस्तु और मुद्रा का विनिमय दोनों तरफ होना चाहिए। पूरक हस्तांतरण का मतलब दोनों तरफ होना चाहिए, यानी कि एक पक्ष की तरफ हो, यानी प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के मध्य वस्तु और मुद्रा का विनिमय दोनों तरफ होना चाहिए। और इसमें वस्तु और सेवाओं का हस्तांतरण एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने तो वस्तुएं बेच दी और जब दूसरा वाला खरीद रहा है तो आप उसको खरीद नहीं रहे, तो सामने वाले की अर्थव्यवस्था को आप चौपट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार। देखिए आधार क्या है, मेन आधार संसाधनों में भिन्नता है। इसको मैं आपको समझाऊंगा पिछले वाले चैप्टर में। देखिए आपने पढ़ा था जब दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग पढ़ रहे थे, तो एक हमने लिया था रियो डी जेनेरो का नाम लिया था, है ना, आपको याद आ रहा होगा। और एक हमने लिया था केप टाउन का, और उसके मध्य कहा था कि यहां पर भैया व्यापार नहीं हो रहा, कम हो रहा है। इसका कारण क्या था, यहां पर संसाधन समान है। क्या है, संसाधन समान है, तो संसाधनों में भिन्नता होनी चाहिए। अगर कोई देश दूसरे देश से व्यापार करेगा, मैं ही करता हूं आपसे व्यापार, तो मैं उसी वस्तु को खरीदूंगा जो मेरे पास नहीं है, तो संसाधन में भिन्नता होनी चाहिए। धरातलीय भिन्नता, धरातलीय भिन्नता में जैसे मान लीजिए मृदा हुई, या कोई मान लीजिए आपके पर्यटन स्थल हो गए, या फिर मान लीजिए कोई भी इस तरीके से ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज हुई, तभी तो लोग वहां पर जाएंगे। पर्यटन के हिसाब से भी लोग जाते हैं, तो भिन्नता होनी चाहिए। जलवायु, जलवायु का मतलब समझ लीजिए कि व्यापार का अगर इसमें आधार करें कि यूरोपीय जो कंट्री थी, यूरोपीय देश थे जो शीत कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, वो व्यापार करने के लिए कहां गए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गए। जैसे मान लीजिए जो उपनिवेश बनाए थे, वहां क्यों गए थे, वहां गए थे मसालों के लिए, चाय के लिए, ऐसी चीजों के लिए वहां पर गए। तो ये व्यापार का उद्देश्य जलवायु तो हुआ कि वो वहां पर यूरोपीय देश, जो ब्रिटेन की बात करें, वो भारत में क्यों आए, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था, वो वहां से वहां पर जो मसाले वहीं पर हो सकते थे, इसलिए वो व्यापार के उद्देश्य से आए। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार हुआ संसाधन भिन्नता, इसमें ये दो पक्ष आगे, धरातलीय भिन्नता और जलवायु।
नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या कारक। इसका मतलब क्या है कि जो विशाल जनसंख्या वाले देश हैं, विशाल जनसंख्या वाले देश हैं, जैसे हम बात करें भारत की बात कर लेते हैं और चीन की बात कर लेते हैं। अब मुझे बताइए बेटा, यहां पर आंतरिक व्यापार ज्यादा होगा या अंतरराष्ट्रीय व्यापार ज्यादा होगा? अरे भाई, यहाँ के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, तो जो चीजें बनेगी वो खपत यहाँ हो जाएगी। हम चाय का उदाहरण लेते हैं, चाय भारत बहुत ज्यादा उत्पादन करता है विश्व के अंदर, लेकिन सारा खपत हो जाता है, तो इसके कारण चीन के बाद दूसरे स्थान पर है निर्यात के मामले में। उत्पादन तो पहले नंबर पर है, लेकिन निर्यात के मामले में दूसरे नंबर पर। तो विशाल जनसंख्या होने के कारण यहां पर क्या होता है, आंतरिक व्यापार ज्यादा होता है इसके बजाय अंतरराष्ट्रीय व्यापार के, जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है। दूसरा कारक कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण कुछ वस्तुओं का, विशिष्ट वस्तुओं का व्यापार होता है। जैसे हम बात करें, हम रसगुल्ले की बात करते हैं तो हमारे नाम आता है बीकानेर रसगुल्ले, है ना, तो वहां पर होते हैं। तो वैसे अंतरराष्ट्रीय की बात करें तो आप कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ईरान है, तो ईरान के कालीन की बात कर सकते हैं, ईरान के कालीन विश्व प्रसिद्ध है। तो ये एक जनसंख्या कारक में आ गया, सांस्कृतिक विशेषता आ गई कि कुछ जो वस्तुएं विशिष्ट होती है, प्रसिद्ध होती है, उनका व्यापार होता है। आर्थिक विकास की प्रवस्था। आर्थिक विकास कैसे? जैसे मान लीजिए एक देश में लिया विकसित ले लिया, जिसमें आपने जैसे फ्रांस ले लिया, ठीक है। एक आपने विकासशील ले लिया, जिसमें आपने जैसे मान लीजिए पाकिस्तान ले लिया, ओ सॉरी भारत ले लिया। क्या ले लिया? भारत ले लिया। तो बताइए, विकास अंतरराष्ट्रीय व्यापार ज्यादा किसका होगा? विकसित देशों का होगा। विकसित देशों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार ज्यादा होगा, होगा ही नहीं होगा? यहां का ज्यादा होगा। तो अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा मजबूत होगी, आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। विदेशी निवेश की सीमा, इसको आप ये समझिए कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर जैसे मान लीजिए आपको खनन करना हो, या मान लीजिए पेट्रोलियम का उत्पादन करना हो, या कोई भारी मशीनरी करनी हो, इनके लिए पैसा कम होता है, पूंजी कम होती है। तो क्या करते हैं जो विकसित क्षेत्र होते हैं, देखो बेटा समझना, आप लिखने से अच्छा डायग्राम होता है। विकसित देश करते हैं वो यहां पर पूंजी का निवेश करते हैं, वो यहां पर क्या करते हैं? पूंजी का निवेश करते हैं, और पूंजी का निवेश करने के बाद में यहां पर पूंजी प्रधान उद्योगों की स्थापना करते हैं, है ना। तो विदेशी निवेश की, जब विदेशी निवेश आता है तो यहां पर उद्योग लगने लग जाते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, यहां पर ये वस्तुएं बनाते हैं और तैयार माल को ये यहीं पर ही बेच देते हैं। तो इनसे फायदा क्या होता है? इनको यहां पर बाजार भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? बाजार। विकसित देशों को बाजार मिल जाता है, और यहां पर इनको क्या मिल जाता है? इनको पैसा मिल जाता है। परिवहन, परिवहन का साधन जितना मजबूत होगा, मैंने बताया था कि पहले स्थानीय, शुरुआत में बात की, स्थानीय क्षेत्रों में बाजार होता था, स्थानीय क्षेत्रों में व्यापार होता था। स्थानीय क्षेत्र का व्यापार करने का कारण क्या था? परिवहन के साधन नहीं थे इतने, पैदल जाना पड़ता था, घोड़ों पर जाना पड़ता था। लेकिन जितने परिवहन के साधन मजबूत होंगे, उतना ही व्यापार क्या होगा? आपका सुदृढ़ होगा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पक्ष। पहला पक्ष है व्यापार का परिमाण। व्यापार का परिमाण का मतलब होता है व्यापार की मात्रा। मैं कोई भी व्यापार करूंगा या कोई व्यापार का अपन देखेंगे तो हम यहां पर देखेंगे कि व्यापार का परिमाण कितना है, कितनी वस्तुएं बेची, कितने का रुपए का माल बेचा, कितने का खरीदा। व्यापार का संयोजन, व्यापार का संयोजन ये होता है कि व्यापार प्राथमिक वस्तु का हुआ है, द्वितीयक वस्तुओं का हुआ है, या तृतीयक वस्तुओं का। ये कोर्स से हट चुका है आपके, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। व्यापार की दिशा, व्यापार की दिशा आप लोग बताइए। प्रारंभिक काल में यूरोपियन कंट्री और उपनिवेश क्षेत्रों में व्यापार हो रहा था, वो कच्चा माल खरीद रहे थे, तैयार माल बेच रहे थे। लेकिन वर्तमान व्यापार क्या हो रहा है? ये औद्योगिक देशों के मध्य हो रहा है ना, औद्योगिक देशों के मध्य हो रहा है। व्यापार का संतुलन, व्यापार का संतुलन में आता है आपका ऋणात्मक। इसको समझिए आप, देखिए व्यापार का संतुलन क्या होता है। व्यापार का संतुलन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। व्यापार का संतुलन का मतलब ये होता है कि कोई भी देश होता है उसका एक भुगतान संतुलन होता है। भुगतान संतुलन कैसे? मान लीजिए कोई देश है, वो इतनी वस्तुओं का आयात कर रहा है। जब आप आयात करेंगे यानी वस्तुएं मंगाएंगे तो पैसा जेब से जाएगा, निर्यात करेंगे तो पैसा जेब में आएगा। जब आयात ज्यादा होता है, किससे? निर्यात से, तो यहां पर ऋणात्मक क्या होगा? ऋणात्मक भुगतान संतुलन होगा। और जब निर्यात ज्यादा होता है, किससे? आयात से, तो यहां पर धनात्मक, धनात्मक व्यापार भुगतान संतुलन होगा। इसको हम आगे वाले पार्ट में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। द्विपार्श्विक, बहुपार्श्विक, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार में देखिए आप कि इसमें मतलब क्या होता है द्विपार्श्विक, जब कोई दो देश, देखो आप बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं, जब कोई देश ले लिया आपने, है ना, इसमें आप कर सकते हैं राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार, ये भी डाल सकते हैं। निश्चित वस्तुओं, निश्चित वस्तुओं व निश्चित नियमों
व करों के साथ, निश्चित नियमों व करों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। जब कोई दो देश निश्चित वस्तुओं का निश्चित नियमों व करों के साथ में आदान प्रदान करते हैं उसे हम द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। और बहुपार्श्विक में क्या होगा, जब कोई एक देश है, जैसे मान लीजिए भारत है, भारत व्यापार कर रहा है चीन से, भारत व्यापार कर रहा है पाक से, भारत व्यापार कर रहा है बांग्लादेश से। जब एक देश कई देशों के साथ में निश्चित वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, व्यापार करता है, तो उसे हम बहुपार्श्विक व्यापार करते हैं। और खास बात क्या होता है, इसमें यह देश क्या करता है, एक देश को MFN घोषित कर लेता है, मोस्ट फेवरेबल नेशन, यानी सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र घोषित कर देता है। इसको कहते हैं बहुपार्श्विक व्यापार। आपके एग्जाम में आ जाए तो आप डायग्राम बनाइए, फिर लिखिए कि जब कोई देश कई देशों के साथ में निश्चित वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, व्यापार करता है, तो उसे बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। मुक्त व्यापार क्या होता है, ये व्यापार उदारीकरण क्या होता है। मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि सभी देशों की अर्थव्यवस्था को खोल देना किसके लिए, व्यापार के लिए। जब व्यापार के लिए पूरे विश्व की पूरे विश्व के जो देश है उनकी अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाता है, उसे मुक्त व्यापार कहते हैं। और यहां पर संपूर्ण विश्व क्या बन जाता है, संपूर्ण विश्व एक बाजार बन जाता है। क्या बन जाता है, एक बाजार बन जाता है। लेकिन क्या इसके फायदे भी हैं, क्या नहीं साहब, फायदे तो हैं। नुकसान क्या है, नुकसान वही है कि जैसे मान लीजिए मैं एक मजबूत देश हूं, एक दूसरा देश वो है, तो मैं अपनी वस्तुएं, जो मेरे पास अच्छी वस्तु है, अच्छी क्वालिटी की वस्तु है, मेरे पास मशीनरी है, तो मैं वस्तुएं बेचता रहूंगा, उससे कुछ नहीं खरीदूंगा, तो व्यापार एक पक्षीय हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार से विकसित देशों की अर्थव्यवस्था तो मजबूत हो जाती है, और जो समान अवसर तो मिलते नहीं है, और जो कमजोर देश था, बात मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, कि एक देश अपनी वस्तुएं बेच रहा है, अच्छी क्वालिटी की है, उससे कुछ नहीं खरीद रहा है, तो व्यापार का या मुद्रा का प्रवाह वो एक तरफ ही हो रहा है। समझ रहे हैं आप, तो वो देश धीरे धीरे उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, तो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। दूसरा, इसमें मुक्त व्यापार के कारण जो सस्ते मूल्य की डंप की गई वस्तुएं होती है, वो क्या करता है, जैसे मैं मजबूत देश हूं, वापस ले लीजिए उदाहरण, एक मजबूत देश हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक मजबूत देश हो गया और एक जैसे मान लीजिए विकासशील हो गया, तो क्या करेगा, पहले तो वस्तु का प्रवाह इधर ही हुआ, तो वस्तु का प्रवाह भी इधर ही हो रहा है और मुद्रा का प्रवाह भी इधर हो रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, ये देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, पहला कारण। दूसरा क्या होगा कि ये देश क्या करता है, कुछ वस्तुओं का जो होती डंप की वस्तु का इधर क्या करता है, प्रवाह करता है, जिसके कारण जो वहां के घरेलू उद्योग जो होते हैं, बनाने वाले होते हैं, वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि डंप की वस्तु सस्ती भी होती है, आसानी से मिल जाती है, तो घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुंचता है। तीसरा कारण क्या होता है कि इसमें विकसित देश जो होते हैं वो विकासशील देशों से व्यापार तो करते हैं, लेकिन एक पक्षीय व्यापार होते हैं, मैं बात कर चुका आपसे, तो उसके अंदर भी क्या होता है, विकासशील देश बिल्कुल अपने अर्थव्यवस्था को चौपट कर देते हैं। डंप करना क्या होता है, यह आता है कि लागत की दृष्टि से नहीं, कि सस्ते से उसके हिसाब से, बल्कि विभिन्न कारणों से, कभी बार किसी देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करना हो, या मान लीजिए अपनी वस्तुओं को बेचना हो, तो लागत की दृष्टि से नहीं, बल्कि विभिन्न कारणों के से अलग अलग कीमत की वस्तुओं को देशों में बेचने की प्रथा क्या कहलाती है, डंप करना कहलाती है। आई रिपीट, लागत की दृष्टि से नहीं, बल्कि विभिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की वस्तुओं को देश में बेचने की प्रथा क्या कहलाती है, डंप करना कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, गैट क्या है। देखिए गैट क्या है कि इसी समस्या का समाधान करने के लिए मैंने बताया आपको कि विकसित देश तो विकसित खूब बढ़ रहे हैं और विकासशील देश नष्ट हो रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, तो उनके बारे में बात करने वाला तो कोई तो होगा। तो क्या किया गया, विश्व को उच्च या अधिक सीमा शुल्क लगाए थे और विभिन्न प्रकार के व्यापारिक करों से मुक्त करने के लिए 1948 में एक समझौता होता है। और इसकी विशेषता क्या होती है कि छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों की अर्थव्यवस्था को बचाना है। समझ रहे हैं आप, उनकी अर्थव्यवस्था को बचाना है, तो एक समझौता होता है, इसको बोलते हैं गैट, GATT। गैट का मतलब होता है जनरल, है ना, ट्रेड, T फॉर ट्रेड, T फॉर टैरिफ एग्रीमेंट, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे सामान्य। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, टैरिफ का मतलब होता है प्रशुल्क,
और एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। एक समझौता क्या रहता है, इसमें बताया जाता है कि नहीं, व्यापार का पक्ष एक पक्षीय नहीं होगा, मुद्रा का पक्ष एक पक्षीय नहीं होगा, हमको दोनों तरफ ध्यान रखना है, कमजोर लोग देशों की अर्थव्यवस्था को बचाना है। और फिर इसके बाद में WTO का भी काम आता है कि 1995 के अंदर क्या करता है, जो गेट होता है इस गेट को ही बदलकर एक संस्था का रूप दे देते हैं और उस संस्था का नाम होता है WTO, जिसका मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और भारत 1947 से इसका संस्थापक सदस्य भी है। किसका? WTO का संस्थापक सदस्य भी रहा है। ठीक है, 1947 से। अब WTO के कार्य देखिए, कार्य रटने नहीं है, जो सदस्य देश बन गए हैं तो पहला तो क्या करता है, ये व्यापारिक नियम बनाता है। क्या करता है, विभिन्न सदस्य देशों के मध्य क्या करता है, ये वहां के व्यापार के लिए व्यापारिक नियम बनाता है। कौन? WTO। जो भी सदस्य देश होंगे उनके लिए निश्चित शुल्क के आधार पर कितना कर लगना है, कितना टैक्स लगना है, उसके आधार पर व्यापारिक नियम बनाता है। दूसरा क्या करता है, जो व्यापारिक देश सदस्य देश हैं, व्यापारिक सदस्य देश हैं, सदस्य देश हैं, उनको क्या करता है, उनको एक मंच प्रदान करता है, एक मंच प्रदान करता है कि कोई बात कहनी हो, कुछ भी कहनी हो तो आइए, कमजोर देश भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, आ रही है, अपनी बात कहने का आपको हक है। तीसरा क्या करता है कि ये व्यापारिक सदस्य देशों का, बेटा बिल्कुल मैं इसको ऐसा समझा रहा हूं कि आपको याद हो जाए, सदस्य देशों के मध्य अगर कोई भी विवाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो भैया इधर आ जाओ, यहां पर आ जाइए, आपकी विवाद का निपटारा हम कर देंगे। ठीक है। चौथा क्या करता है ये, चौथा क्या करता है कि विश्व के जो भी संसाधन है, विश्व के संसाधन जो हैं, चाहे वो जैसे मान लीजिए वन हो, चाहे वो खनिज हो, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करता है, अनुकूलतम उपयोग की बात करता है। ठीक है, अनुकूलतम उपयोग की बात करता है। पांचवा क्या करता है ये, विश्व की आर्थिक नीति बनाने के लिए, विश्व की आर्थिक नीति बनाने के लिए ये क्या करता है, मतलब आपके IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है ना, इनको क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है, इनको सुझाव देता है ना, अंतरराष्ट्रीय और विश्व बैंक को ये क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अंतिम आपका यहां से अपन ले लेंगे, सिक्स्थ ले लीजिए, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ सिक्स्थ ले लीजिए। ये क्या कर लेता है कि बैंकिंग, दूरसंचार व बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक संपदा के व्यापार भी करता है। ठीक है, तो कितना आसान है, आप भूल जाते हैं, पहले व्यापारी सदस्य है उनको बोलेगा कि भाई आपके भाई नियम बना देता हूं, कोई बात कहने तो मंच दे देता हूं, कोई नुकसान होता है, कोई लड़ाई होती है तो व्यापार आपको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा देता हूं जहां समझौता कर देंगे, जो विश्व के संसाधन उनका अनुकूलतम उपयोग करना है, एक आर्थिक नीति बनानी है, और एक ये आ गया, कितना आसान है। देखिए आप, अगला पतन, देखिए पतन क्या होता है, बंदरगाह क्या होता है, ये सब सुनिए। अब पतन, बंदरगाह, पोताश्रय, पहली बात तो पतन बंदरगाह काम एक ही होता है, आप इसको देखिएगा। पहले आप देखिए, पतन बंदरगाह का काम एक ही होता है। फर्क क्या होता है, पतन मानव निर्मित होते हैं, बंदरगाह प्राकृतिक होते हैं। जबकि मानव निर्मित होते हैं तो जल की गहराई क्या होती है, कम होती है, इनमें जल की गहराई अधिक होती है। पतन में जहाज आते जाते रहते हैं, लंबे समय नहीं रुकते, और बंदरगाह में जहाज कई दिन तक सुरक्षित रहते हैं। ये कृत्रिम होते हैं, जैसे विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम है, आपको पता है ये डॉल्फिन नाम की चट्टान को काटकर बनाया गया है, डॉल्फिन नाम की चट्टान को काटकर बनाया गया है, तो ये कृत्रिम पतन है ना, काम एक ही है, जहाज आएंगे, माल उतारेंगे, ये सब काम एक ही। अगला देखिए, पतन और पोताश्रय में क्या अंतर है, अब इसको समझिए। अब मैं यहां पतन की बात कर रहा हूं तो दोनों ही लेके चल रहा हूं, पतन और बंदरगाह। आप इसमें एक बात और समझ सकते हैं कि जो बंदरगाह होते हैं ये फारसी शब्द से बना हुआ है। बंद का मतलब होता है घिरा हुआ, है ना, दर का मतलब होता है दरवाजा, और गाह का मतलब होता है आश्रय देना, यानी एक ऐसा बंद दरवाजा जहां पर आश्रय दिया जाता है, इसलिए इसका नाम बंदरगाह है। ऐसा नहीं क्योंकि बंदर बैठते हो इसलिए इसका नाम है बंदर, ये फारसी शब्द है। पतन, इसमें जहाजों को लंबी अवधि के लिए रुकने की व्यापारिक सुविधा होती है, सामान को उतारने के लिए गोदाम होते हैं, और फिर यहां पर सड़क और रेल मार्ग के द्वारा उन सामान को अंदर पहुंचाया जाता है जहां तक इसकी सेवा देनी है। जबकि पोताश्रय में सीन नहीं होता। पोताश्रय कटे फटे समुद्र तट पर प्राकृतिक स्थल होते हैं जहां पर जहाज केवल समुद्री तूफानों से सुरक्षा के लिए या ईंधन के लिए आते हैं। समझ रहे, नाम ही है पोताश्रय,
यहां पतन की बात हो रही है, आई रिपीट, यहां मैं पतन और बंदरगाह दोनों की बात एक साथ कर रहा हूं। यहां पर बात ये नहीं हो रही है ना। और ये बंदरगाह पोताश्रय के पतन का काम तो यह है कि जैसे ये पतन है, जहाज आएंगे, सामान को उतारेंगे, लो भैया सामान उतारो, सामान को कहां रखूंगा, लो भैया गोदाम है मेरे पास में वहां रख दूंगा। अच्छा, इसको लेके कैसे जाएंगे अंदर, भैया पूरे सड़क मार्ग रेल मार्ग जुड़ेंगे। नेक्स्ट, पतन और बंदरगाह, कुछ विशेष बात, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश मार्ग होते हैं, बहुत ही मोस्ट है। इन पतनों द्वारा यात्री व माल का व्यापार किया जाता है। माल लादने, उतारने, भंडारण व परिवहन के लिए गोदाम भी होते हैं, छोटी नौकाएं भी होती है। एक पतन द्वारा निपटाया नौभार, निपटाया नौभार का मतलब होता है कि कितना व्यापार करता है, वो उस पृष्ठ प्रदेश की विकास को बताता है। अब पृष्ठ प्रदेश क्या होता है इसको समझते हैं। पृष्ठ प्रदेश का मतलब होता है कि कोई भी पतन या बंदरगाह, कोई भी पतन अपने आसपास के जितने क्षेत्र को सुविधा उपलब्ध कराता है, जितने क्षेत्र को सुविधा उपलब्ध कराता है, उसे क्या कहते हैं, हम पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। अगर आप भारत का एक बार नक्शा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर कोलकाता बदल है, लेकिन ये नेपाल और भूटान को भी सुविधा उपलब्ध कराता है। तो इसका पृष्ठ प्रदेश कहां चले गया, नेपाल और भूटान तक चले गए, यानी नेपाल तक और भूटान तक इसका पृष्ठ प्रदेश चले गया है, क्योंकि उसको सेवाएं उपलब्ध कराता है। पतन के प्रकार, किए गए व्यापार के आधार पर, व्यापार कैसे, औद्योगिक पतन, ये नौभार, ये क्या करते हैं पतन, नौभार जो होती है वस्तुएं, उनका व्यापार करते हैं। नौभार का मतलब जैसे अनाज हो गया, आपकी चीनी हो गई, ठीक है। दूसरा पतन आपका है वाणिज्यिक पतन, ये क्या करते हैं, विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार करते हैं, यात्रियों का परिवहन भी करते हैं। विस्तृत पतन, संसार के सारे बड़े पतन होते हैं, संसार के सभी बड़े पतन होते हैं वो विस्तृत पतन होते हैं। बड़े पतन जो होंगे वो विस्तृत पतन ही होंगे। ये प्रश्न आ रहा है कि संसार के सारे बड़े पतन क्या होते हैं, आता है बेटा, ध्यान रखना। तो कौन सा होता है, विस्तृत पतन होता है। आगे देखिए, अवस्थिति के आधार पर पतन का, अंतरदेशीय पतन, इसको समझिए, बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए एक अपन भारत का ही नक्शा लेते हैं यहां से, और यहां पर अंतरदेशीय पतन क्या होते हैं, समुद्र से अंदर की ओर होते हैं, है ना। ऐसे पतन जो समुद्र से अंदर की ओर विकसित होते हैं और एक नहर के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए अपन बात करें कोलकाता पतन की बात करते हैं, किसकी, कोलकाता पतन की बात करते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, ऐसे पतन जो समुद्री सीमा से, देखो बेटा मैं रटना नहीं है, मैं उसको देख रहा हूं, ऐसे पतन जो समुद्री सीमा से, ऐसे लिखना सीखे, अंदर कम गहराई में होते हैं, गहराई भी कम होगी जो अंदर होंगे तो होते हैं, और एक नहर के द्वारा जुड़े होते हैं, एक नहर के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे देखिए मानचेस्टर है, वो भी एक ऐसा है इंग्लैंड में, और मानचेस्टर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। जैसे बोलते हैं ना भारत का मानचेस्टर कौन है, अहमदाबाद, तो मानचेस्टर सूती वस्त्र के लिए। कोलकाता हुगली नदी के द्वारा जुड़ा हुआ है, मैफिन्स मिसिसिपी नदी के द्वारा, और मैनहिम और दुइसबर्ग जर्मनी का, ये राइन नदी के द्वारा जुड़ा हुआ है। अगला पतन क्या होगा, बाह्य पतन। ये बाह्य पतन क्या होते हैं, वापस देखो उसको बनाएंगे हम। ये पतन क्या होते हैं, गहरे समुद्र के अंदर होते हैं। और जैसे मान लीजिए यहां पर एक अपना बंदरगाह है, गहरे समुद्र में होते हैं, और यहां जैसे जहाज जा नहीं पाता है तो जहाज यहां पर आते हैं, जहाज यहां पर सामान उतारते हैं, फिर ये पैतृक पतन को अपना सामान सौंप देते हैं। तो बाह्य पतन क्या होते हैं, ये गहरे समुद्र में ऐसे पतन होते हैं जो समुद्री जहाजों से माल लेकर पैतृक पतन को सौंप देते हैं। इनको बाह्य पतन कहते हैं, नाम से स्पष्ट है, बाह्य की तरफ। देखो मैं हमेशा कुछ लिखूंगा तो अलग लिखूंगा, क्योंकि मैं उस चीज को सौंप रहा हूं। जैसे एथेंस व यूनान में इसका उदाहरण है पिरीस पतन, इसका उदाहरण है। नेक्स्ट, कार्यों के आधार पर पतनों के प्रकार, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तेल पतन कौन से पतन होते हैं, जो इनको तेल पतन भी कहते हैं, इनको टैंकर पतन भी कहते हैं। ये तेल का भंडारण, उसका परिवहन और उसका उत्पादन करते हैं। पहले उत्पादन कर लेना, भंडारण बाद में कर लेना, परिवहन पहले कर लेना, ऐसे कर लेना। ये पतन कितने होते हैं देखिए आप, पहला तो है वेनेजुएला में कौन सा, माराकाइबो। क्यों मारा भैया, माराकाइबो। दूसरा आपका ट्यूनीशिया में कौन सा है, एस्खीरा। तीसरा आपका लेबनान
लेबनान में कौन है भैया? त्रिपोली। कौन सा है? त्रिपोली। और चौथा आपका पर्शिया या ईरान। पर्शिया पुराना नाम है, नया नाम ईरान है, और यहां पर है अबादान। ये सब क्या है? ये सब तेल पतन है। ये सब क्या है? तेल पतन है। नेक्स्ट देखिए, मार्ग पतन या विश्राम पतन। देखिए नाम से स्पष्ट है, ये लंबी समुद्री दूरी में विश्राम के लिए बनाए जाते हैं। विश्राम के लिए बनाए जाते हैं, जहां पर जो जहाज होता है वो क्या करता है? वो यहां पर ईंधन लेता है, भोजन लेता है और पीने का पानी लेता है। पीने का पानी लेता है। इनको मार्ग पतन कहते हैं। जैसे हम बात करें होनोलुलु, आपको बात की थी उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग में होनोलुलु था, और साथ में सिंगापुर है। साथ में सिंगापुर है। ये मार्ग पतन हो जाएगा आपका। ठीक है। अच्छा, और देखिए आंतरपतन। आंतरपतन क्या होते हैं? ये व्यापार के लिए वस्तुओं, जो निर्यात की जाने वाली वस्तु है, निर्यात की जाने वाली वस्तु है, की जाने वाली वस्तु है, उसको एकत्रित करते हैं। उसको एकत्रित करते हैं, यानी इसको इसी कारण एकत्रित करने के कारण इनको एकत्रित पतन भी कहते हैं। एकत्रित पतन भी कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बात करें यूरोप में कौन है? रोटरडम है। एशिया में ऐसा कौन सा पतन है? वो सिंगापुर है। अगर बाल्टिक क्षेत्र में बात करें, ऐसा कौन सा पतन है बाल्टिक क्षेत्र में? जो आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, वहां पर कोपेनहेगन है। ठीक है। तो मार्ग पतन ऐसे पतन जो लंबी समुद्री दूरी के अंदर विश्राम के रूप में काम करते हैं, जहां पर जहाज ईंधन भरता है, भोजन लेता है और पानी लेता है। जबकि आंतरपतन क्या होते हैं? निर्यात की जाने वाली वस्तुएं यहां पर इकट्ठी की जाती है। अगला नौसेना पतन। देखिए नौसेना पतन, एक तो ये सामरिक महत्व के होते हैं। यहां पर जहाजों की क्या की जाती है? मरम्मतों की कार्यशाला होती है। मरम्मतों की कार्यशाला होती है, और यहां पर नौसेना जो होती है, उनकी हथियार होती है या उनकी ट्रेनिंग होती है, वो यहां पर की जाती है। ठीक है। और ये भारत में दो ही है, एक तो कोच्चि है और एक कारवार है। कोच्चि है और एक कारवार है। ठीक है ना। कोच्चि कहां पर है? कोच्चि आपके केरल में है, और कारवार कहां पर है? ये कर्नाटक में। पैकेट स्टेशन फेरी पतन, ये क्या करते हैं कि समुद्र में छोटी दूरी के लिए, समुद्र में छोटी दूरी के लिए ये मार्ग होते हैं। ये क्या होते हैं? व्यापार का मार्ग होते हैं, छोटी दूरी के लिए। जैसे हम बात करें, हमने बात की थी, यहां पर आपका इंग्लैंड है, यहां पर फ्रांस है, और यहां पर आपका इंग्लैंड है। और इंग्लैंड के अंदर बताया था मैंने, यहां पर चैनल है, उसका नाम है इंग्लिश चैनल। क्या बताया था मैंने आपको? इंग्लिश चैनल। तो यहां पर जो आपके यहां पर इंग्लैंड है, यहां पर एक पतन है, उसका नाम है डोवर पतन। कौन सा? डोवर पतन। और यहां पर है कैलाइस पतन। यहां पर कौन सा है? कैलाइस पतन। तो ये जो पतन है, इन्हीं को हम पैकेट स्टेशन कहते हैं, और इनका नाम फेरी पतन भी होता है। जो छोटी दूरी के लिए व्यापार का काम करते हैं, उन्हें हम पैकेट स्टेशन या फेरी पतन कहते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। मैं थोड़ा जल्दी भी इसलिए किया क्योंकि हम कम समय के अंदर इसको समेटने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। शाम को मिलता हूं वन लाइनर प्रश्न के साथ में, और कल मिलूंगा एक नई किताब भारत लोक अर्थव्यवस्था के साथ में। आप यूं ही पढ़ते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बेटा।